नमस्कार। आज हमारे पास ना भारत की कुछ खास नदियों से जुड़ी जानकारी है। उनकी लंबाई, वो निकलती कहाँ से हैं, कौन सी नदियां उनमें मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिलचस्प है। सबसे पहली बात जो एकदम ध्यान खींचती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों इतनी बड़ी नदियां और निकलती हैं मानसरोवर झील के बिल्कुल पास से। ये तो एक कमाल की बात है ना। हाँ, ये सचमुच दिलचस्प है। मतलब एक ही इलाके से दो इतनी विशाल नदियां बिल्कुल। निकलकर बिल्कुल अलग दिशाओं में बहती हैं। हाँ, एक पश्चिम दूसरी पूरब। बिल्कुल, एक पश्चिम की ओर दूसरी पूरब की ओर। और ये जानकारी हमें नदियों के पैमाने और उनके उद्गम की विविधता दिखाती है। कहीं विशाल ग्लेशियर हैं, जैसे गंगोत्री। यमुनोत्री भी। हाँ, यमुनोत्री। तो कहीं मानसरोवर जैसी झीलें। और दक्षिण में जाएं तो फिर वो पहाड़ियां हैं, जैसे नासिक या महाबलेश्वर। अच्छा। हर स्रोत अलग। हर स्रोत नदी को एक अलग ही कह सकते हैं चरित्र देता है। अच्छा, तो फिर सिंधु से शुरू करते हैं। लंबाई दी है करीब 2880 किलोमीटर और उद्गम वही मानसरोवर के पास। जी, इसकी सहायक नदियां सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी। ये नाम तो बहुत सुने हैं। नहीं, ये तो खुद भी बड़ी नदियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिंधु और उसकी ये सहायक नदियां मिलकर एक बहुत बड़ा और आप कह सकती हैं ऐतिहासिक महत्व का जलमार्ग बनाती हैं। हाँ, खासकर पंजाब और उस तरफ के इलाकों के लिए। जी हाँ, पंजाब और उससे जुड़े इलाकों के लिए। और इन सहायक नदियों का, जैसे झेलम या चिनाब, इनका अपना एक इतिहास और महत्व है। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं रही, बल्कि पूरी सभ्यता इनके किनारे बसी है। सही। अच्छा, अब गंगा पर आते हैं। लंबाई 2500 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा और निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख से। जी। इसकी सहायक नदियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन भी। यमुना तो खुद बहुत बड़ी नदी है। हाँ, यमुना बहुत प्रमुख है। गंगा का तंत्र सिर्फ विशाल नहीं है, ये भारत की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए सच पूछे तो जीवन रेखा है। और यमुना, जो यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में गंगा से मिलती है, वो खुद अपने आप में एक पूरा नदी तंत्र है। उसकी अपनी सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा। अच्छा। जी। इसी तरह सोन नदी, वो दक्षिण से आकर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। हाँ, अमरकंटक से शायद। हाँ, अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग दिशाओं से पानी आकर एक मुख्य धारा को इतना विशाल बना देता है, और मैदानी इलाकों की खेती और संस्कृति के लिए ये कितनी अहम है। और फिर ब्रह्मपुत्र, वो भी सिंधु जितनी ही लंबी है, लगभग 2880 किलोमीटर। निकलती भी वहीं पास है, मानसरोवर, पर तिब्बत में इसे संगपो कहते हैं। जी हाँ, सांगपो। और फिर भारत में दाखिल होती है। इसका रास्ता तो बिल्कुल अलग है सिंधु से। हाँ, बिल्कुल पूरब की तरफ। हाँ, ब्रह्मपुत्र का सफर एकदम अनोखा है। तिब्बत के सूखे पठार से निकलकर फिर वो भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम के वो हरे भरे बाढ़ वाले मैदानों तक पहुंचती है। इसकी सहायक नदियां जैसे मानस, लोहित, सुबनसिरी, ये सब मिलकर इसे असम में एक बहुत चौड़ा और कह सकते हैं शक्तिशाली रूप देती हैं। ये नदी जितनी जीवनदायी है, उतनी ही अपनी बाढ़ के लिए भी जानी जाती है। अच्छा। तो देखिए, एक ही स्रोत के पास से निकली तीन बड़ी नदियां, सिंधु, सतलुज जो सिंधु में मिलती है बाद में, और ब्रह्मपुत्र, तीनों का सफर कितना अलग, कितना भिन्न है ना। ये तो हुई हिमालय की नदियां। अब अगर दक्षिण भारत की तरफ देखें तो यहाँ गोदावरी और कृष्णा नदियों का नाम दिया है। ये हिमालय की नदियों से कैसे अलग हैं? देखिए, मुख्य अंतर तो स्रोत का है। हिमालयी नदियां ज्यादातर ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी पर निर्भर हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है, कम या ज्यादा। अच्छा, बर्फ पिघलती रहती है। हाँ। वहीं गोदावरी जो नासिक की पहाड़ियों से निकलती है, और कृष्णा जो महाबलेश्वर के पास से, ये ज्यादातर बारिश के पानी पर निर्भर है, मॉनसून पर। तो मतलब पानी कम ज्यादा होता होगा मौसम के हिसाब से। बिल्कुल, इनके बहाव में मौसम के साथ ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। पर गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, हाँ सुना है, और कृष्णा अपनी सहायक नदियों जैसे तुंगभद्रा और भीमा के साथ दक्षिण भारत के पठारी इलाकों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी गंगा उत्तर भारत के लिए। अच्छा, इस लिस्ट में और भी नाम हैं। महानदी, कावेरी, नर्मदा का नाम नहीं है पर सोन है जो अमरकंटक से है। तापी भी नहीं है पर दामोदर है, छोटा नागपुर पठार से। लगता है हर नदी की अपनी कहानी है। बिल्कुल, हर नदी की अपनी कहानी है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए खास है। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए जीवनदायिनी है। दामोदर
छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के लिए खास है। हर नदी अपनी क्षेत्र की जीवन रेखा है। सबका अपना उद्गम, अपनी यात्रा, अपनी सहायक नदियों का जाल। ये नदियां मिलकर ही तो भारत की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता है उसको दर्शाती हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे ये नदियां, जिनकी जानकारी हमारे पास थी, ये सिर्फ लंबाई या उद्गम के आंकड़े नहीं है। ये तो भारत के अलग अलग हिस्सों को आकार देती हैं, जीवन देती हैं और उनकी अपनी एक पहचान है। सही कहा आपने। ग्लेशियर से निकली हो या झील से या किसी पहाड़ी से, हर नदी की यात्रा अपने आप में खास है। वो सिर्फ पानी नहीं लाती, वो मिट्टी, खनिज और संस्कृति को भी अपने साथ बहा कर ले चलती है और छोटी छोटी धाराओं को समेटकर कैसे विशाल लूक ले लेती है। हाँ, तो चलते चलते एक सवाल मन में आ रहा है। जैसे ये अनगिनत सहायक नदियां मिलकर एक महानदी बनाती हैं ना, जी, वैसे ही जानकारी के अलग अलग टुकड़े, जैसे नदियों की लंबाई, उनका उद्गम, उनकी सहायक नदियां, ये सब मिलकर हमारी समझ को कैसे ज्यादा गहरा और कह सकते हैं मुकम्मल बनाते हैं। सोचने वाली बात है।